बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी आइलैंड के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में मुलविस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगती थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहाँ से चली आती थी और कहाँ तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर बहुत गाड़ियाँ गुजरा करती थीं, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद थी। ढलान के एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासिबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था, पुरसुकून सराय। खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। प्रोप्राइटर मीना आंटी। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, न जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था जिसमें चंद कुर्सियाँ और 2-3 टेबलें रखी हुई थीं जिन पर गंदे बर्तन लुढ़के हुए थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम 4 टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी पिक्चर और आवाज़ी क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक बड़ी सारी काली स्याह बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी जैसे उसे एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाना पकाने में मशगूल थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें घिरी खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से उसका दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबी तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरूर डाकू का हुलिया ये है। उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेप बढ़ी हुई है, सियाह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुताल्लिक इत्तला देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी जिससे सड़क और उस पर गुजरने वाली गाड़ियाँ साफ नजर आती थीं। औरत ने बाहर झाँका। उसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराने मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन कोई झांकता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता
तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वो ही खाने में एक अजीब सी महक, मगर उसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। न जाने क्यों कदीम घड़ियाल ने 12 बजाए। उस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मरतबा बजती हुई मनहूस आवाज़ ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, उसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक उसकी दीवार पर बने डरावने साये के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी 2 रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से गुर्राकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा अजनबी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना आंटी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पक्का लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह उसे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अभी थोड़ी देर में तुमसे मायूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मायूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसके अंदाज बहुत जारहाना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरी जा रही थी और मुसलसल घुरा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें, हाँ, एक सब्ज़ है और एक ब्राउन। कितनी मुनफरिद बात है ना। आंटी ने दांत चाही। अजनबी ने सराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुमान, मेरा नाम गुमान है। काफ़ी मुनफरिद नाम है। आंटी ने लफ्ज़ गुमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद उसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। ना जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुमान, तुम उन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान उसके बताए हुए रास्ते पर चला गया। उसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतज़ार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखकर कहा। लैला इस तरह गुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज़ पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज़ के सेंटर में रखे हुए शमदान में मोमबत्तियाँ जल रही थीं। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने उसकी पड़ी हुई शेव को गौर से देखा। मुझे अंदाज़ा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने उसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम से कम इस काले शर्ट को ही बदल लो, कि तुम्हारा मसला नहीं है। गुमान ने बेनियाजी से कहा। मेरा मसला बन भी सकता है, आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हुए हो। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सोओगे? आंटी वज़िद थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो ज़िंदगी को खेल समझ लेते हैं। ज़िंदगी उनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो
गुमान खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं। गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा, गुमान ने उसे घूरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास, वो हकलाई। मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नज़र डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तन से कहा। मैं तो तुमको एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की, उसके गोश्त का खाना बनाकर तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो और हड्डियाँ और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म! तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है। कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दूँ? गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान की आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। मगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है। बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पे चल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ रोज़ तुम्हारे सराय में ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी। अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। गुमान उसको वार्न करके अपने कमरे में बंद हो गया। आंटी बंद दरवाजे को घूरती रह गई। कमबख्त, मनहूस, डाकू कहीं का। गुस्से से आंटी मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरे राज खुल जाने का सख्त खौफ सता रहा था। अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। वो कमरे के चक्कर काटती सचमुच में भूतनी लग रही थी। मगर इस मजदूर को पता कैसे चल गया? मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ। उसको हैरत हो रही थी। शायद कोई एक आधी हड्डी टेरेस पर पड़ी रह गई होगी। आंटी ने कड़ी मिलाई। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, ज़माने भर का चालाक, घाघ, समझ गया होगा किसी बात से। मगर अब क्या करूँ? एक बात तो तय है, अब उसका जिंदा रहना सख्त खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी, जल्द अज जल्द। आंटी मीना की चालाक डरावनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आज पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद मफरूर डाकू का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस डाकू की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है, डाकू बहुत खतरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करें। डाकू के बारे में इत्तला देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। टीवी पर न्यूज़ दोहराई जा रही थी। लैला टीवी के आगे दराज थी। गुमान कमरे से निकला। लैला ने उसे पलट कर देखा और बुरी तरह कुर्राने लगी। देखा, मेरी लैला कितनी चालाक है। आंटी मुस्कुराने लगी।
اس نے تمہیں بھی پہچان لیا؟ کیوں نہ ہوگی چالاک، آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے رکھائی سے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان، میری روزی ہے یہ۔ روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ میری آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چوک کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ دل میں سوراخ کر دے گی۔ گمان جانے کہاں کھو گیا تھا۔ تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے؟ کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں، سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ کر میں نے اپنا حسین چہرہ جھلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ گمان نے چونک کر آنٹی کو دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ گمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا۔ مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھیں، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو۔ گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا تھا۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ رہا ہے۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور لگ رہا تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا۔ اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈر پر نہ جانے کتنی تاریخوں کے آگے ان گنت وارداتیں تحریر ہوتی چلی گئیں۔ وہ لرز کر جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر رکھا بڑا سارا چورا دہک رہا تھا۔ کوئی باتھ ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھرناکا ہوا۔ آنٹی نے اطمینان بھری سانس لی۔ آج آنٹی مینا بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی، ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چونٹے بنے ہوئے تھے۔ اپنے قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ لیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا گمان پر اپنے حسن کی دھاک بٹھانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بھی بڑی چوکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کافی پی لے، ویسے کمبخت ہے بڑا چالاک۔ اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے۔ آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے گھرا کر شاید اسبات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ اوہ، گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے کچھ دیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے، کافی؟
मुस्कुराने से उसके दांतों पर भी लगी लाल लिपस्टिक झलक मारने लगी। गुमान ने उस पर एक नज़र डाली। क्या कत्ल करने का इरादा है? आंटी मीना बुरी तरह चौंक गई। क्या मतलब? तुम एक ही बात क्यों करते हो? मैं तो आपकी जज्बों की तारीफ कर रहा था, आप क्या समझ बैठी? ओह शरीर! आंटी शर्माते हुए बहुत डरावनी लग रही थी। मैं तो खाने का पूछ रही थी। तुम बिल्कुल भूखे किस तरह रह सकते हो? मुझे भूख है ही नहीं। गुमान ने सफाई से इनकार कर दिया। तो फिर एक कप कॉफ़ी ही पी लो मेरी खातिर, उसमें तो कोई गोश्त नहीं है। आंटी ने उसके आगे कप रख दिया। गुमान ने खोए खोए अंदाज में कप उठा लिया। पी ले कमबख्त, अपनी जिंदगी का आखिरी कप पी ले। आंटी दिल ही दिल में बार बार दोहरा रही थी, जैसे कोई खतरनाक मंत्र पढ़ रही हो। महसूस तो कर इस लुत्फ को जो आखिरी घूंट में होता है। जरा चख तो सही ये जायका, आखिरी मज़ा। गुमान ने कप से नज़र हटाकर आंटी को देखा और मुस्कुराने लगा, एक फीकी मुस्कुराहट। तुमने क्या सोचकर अपनी सराय का नाम पुरसुकून सराय रखा था? क्या इसलिए कि तुम मुसाफिरों को अपनी सुकून की नींद सुला देती हो? मैं समझी नहीं। आंटी गड़बड़ा सी गई। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? गुमान बात पलटकर कप को घूरने लगा। कैसी बातें कर रहे हो? भला तुमको मारकर मुझे क्या हासिल होगा? मैंने तो मारने का नाम भी नहीं लिया। गुमान मुसलसल आंटी को घूर रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना? आंटी मीना नर्वस हो रही थी। तो तुम मेरा शक दूर कर दो, गुमान ने धीरे से कहा। कैसे? एक घूंट पी लो इस कप में से। गुमान ने कप आंटी के सामने रख दिया। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आंटी ने बुरा मानने की एक्टिंग की। मैं माफ़ी मांगूंगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूंगा, मगर सिर्फ एक घूंट। गुमान ने कप आंटी की लिपस्टिक से भरे हुए मुंह से लगा दिया। आंटी ने झटके से कप गिरा दिया, उसके टुकड़े बिखर गए। तो मेरा शक गलत नहीं था, वो बड़बड़ाया। अचानक घर की सारी लाइटें जल गईं। कई घंटों से गई हुई बिजली वापस आ गई थी। टीवी भी दोबारा ऑन हो गया था। न जाने कौन सी कदीम फिल्म आ रही थी। एक बहुत पुरस्कार धुन तेज आवाज में चलने लगी। गुमान आहिस्ता आहिस्ता आंटी की तरफ बढ़ने लगा। आंटी उल्टे कदमों चलने लगी। लैला इंतहाई एक्टिव नजर आने लगी। उसकी दो रंगी आंखें चमक रही थीं। आंटी बहुत मक्कारी से सांप जैसी चाल चलते हुए खोलते हुए पानी के बर्तन तक आ गई थी। गर्म पानी तेजाब की मिलावट के बाद इतना खतरनाक हो गया था कि उसमें गिरने वाला दूसरी सांस भी न ले पाता। बस जरा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत और बस खेल खत्म हो जाता। मगर आज जीतने वाला कौन था? आंटी मीना इस तरह खड़ी थी कि उसके बिल्कुल पीछे खौलता हुआ पानी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुमान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे की मुंतजिर थी। आंटी ने गुमान के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला ने गुमान पर हमलावर होना था और दोनों ने मिलकर गुमान को खौलते पानी में गिरा देना था। और बस टीवी पर बजती भयानक पुरस्कार धुन और तेज हो गई थी। उसकी आवाज़ कान फाड़ने लगी थी और फिर धुन अचानक बंद हो गई। टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया था, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया था। हम आपको बताते चलें कि पुलिस मफरूर डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू 2 दिन से जंगल में रुपोश था। आज पुलिस ने घेराव करके उसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। आंटी सकते की हालत में खबर सुन रही थी। उसने गुमान पर नज़र डाली। वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात थे। तुमने तो कहा था तुम वही डाकू हो, आंटी ने हकलाते हुए कहा। मैंने सच कहा था, मैं डाकू ही हूँ। गुमान के होठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। मैं डाकू हूँ, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था, बल्कि वो जो पुलिस मुकाबले में मारा गया था। गुमान का चेहरा बल्ब की रोशनी में जर्द लग रहा था
اس کی آنکھیں بے حد ویران تھیں۔ آنٹی گمسم کھڑی رہ گئی۔ لیلا جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کے انتظار میں تھی، اس نے گمان پر چھلانگ لگا دی۔ مگر یہ کیا؟ بلی آرام سے گمان کے آر پار چلی گئی، جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔ گمان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لیلا آنٹی مینا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے کھولتے پانی میں جا گری۔ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی مینا کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ کھولتے پانی سے بری طرح دھواں نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے گمان کا وجود بھی دھواں بننے لگا اور ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ پوری سرائے جیسے دھوئیں میں ڈوب گئی۔ ٹی وی پر نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جانے والا ڈاکو اس کا پرانا ساتھی تھا اور ان دونوں نے مل کر کئی سنگین وارداتیں کی تھیں۔